आइए आज हम लोग जो है क्लास 10th का फिजिक्स का आज हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो क्लास 10th के फिजिक्स का पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या क्या आज चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले आपको जानना है कि प्रकाश होता क्या है। क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फिर हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले प्रकाश समझिए क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर अगर प्रकाश हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, है ना। हमारी आंखों के पास अपना लाइट नहीं होता है। अगर हमें अंधेरे कमरे में अगर छोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या कहता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम कोई वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश निकलने का भी स्रोत होता है। प्रकाश निकलने का भी क्या होता है? स्रोत होता है। तो प्रकाश निकलने के मुख्यतः दो स्रोत हैं, है ना। एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। तो ये दो बिंदु पर आने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का स्रोत होता क्या है। तो ऐसा स्रोत जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है, वही प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? प्रकाश का स्रोत। अगर आपसे कहा जाए कि ये मफलर से क्या प्रकाश निकलेगा, तो क्या यह प्रकाश का स्रोत कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बिजली का बल्ब है लगा हुआ, तो इससे प्रकाश निकल रहा है, निकल रहा है ना, तो ये प्रकाश का स्रोत होगा कि नहीं होगा? तो पूरे ब्रह्मांड में जो अगर देखिएगा तो प्रकाश के दो ही मुख्य स्रोत हैं। कितने स्रोत? दो मुख्य स्रोत। पहला प्राकृतिक स्रोत जिसको अंग्रेजी में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत, है ना, यानी मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझिए प्राकृतिक स्रोत होता क्या है। वैसा प्रकाश का स्रोत जो हमें प्रकृति से मिला। किससे मिला है बाबू? प्रकृति से मिला है। जो वैसा प्रकाश का स्रोत जो हमें प्रकृति ने दिया है, यानी उसे मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि पहले से ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान की गई है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश। क्या देख सकते हैं? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश अगर देखिएगा तो वो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है। किसमें आएगा? प्राकृतिक स्रोत। क्लियर है यहां तक? दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। क्या है? मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत उसको कहा जाता है जो ईश्वर ने नहीं, जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया हो, बल्कि मानवों के द्वारा बनाया गया स्रोत है। मानवों के द्वारा बनाया गया स्रोत है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती। क्या देख सकते हैं? तो जलती हुई मोमबत्ती जो है वो मानव के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा। अब बिजली का बल्ब देख सकते हैं। बिजली का बल्ब अगर देखिएगा तो वो भी मानवों के द्वारा ही बनाया गया है। वो किसके द्वारा बनाया गया है? मानवों के द्वारा ही बनाया गया। तो ये जो है दो स्रोत होते हैं। किसके स्रोत हैं? प्रकाश के। किसके स्रोत हैं? प्रकाश के। तो प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। क्लियर है? ठीक है, बैठिए। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे अगर देखिएगा, समझिएगा, तो आपको पढ़ना है प्रकाश पुंज। क्या पढ़ना है बाबू? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज होता क्या है? प्रकाश पुंज को किरण पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रकाश पुंज को बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। हाँ, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये समझिए कि किरण देखे हैं, किरण, लाइट का प्रकाश जब निकलता है वो किरण के रूप में निकलता है ना। और ये जो प्रकाश होता है अकेले नहीं निकलता, बल्कि बहुत सारे लाइटों को लेकर के निकलता है। तो इसको कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? यानी किरणों के समूह को, किरणों के
समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज नाम दिया जाता है। टोटल जो किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, क्लियर, या कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे भी कह सकते हैं। दूसरा समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ रे। तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे। अब सबसे पहला समझते हैं कि ये अपसारी किरण पुंज होता क्या है। तो अपसारी का मतलब है, अपसारी का मतलब है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है और आगे की ओर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज क्या कहलाता है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती चली जाए, आगे फैलती चली जाए, तो उसको अपसारी किरण पुंज का नाम दिया जाता है। अगर उसको फिगर से अगर देखिएगा तो ये आपका देखिए एक बिंदु स्रोत है। क्या है? बिंदु स्रोत है। ये क्या है बाबू? बिंदु स्रोत है। तो बिंदु स्रोत से अगर ध्यान से देखिएगा तो किरण देखिए तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? हर किरण निकल रहा है। तो ये किरण जो है आगे जाकर के फैल रहा है कि नहीं फैल रहा? तो ये जब फैल रहा है तो ये कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है अभिसारी। दूसरा क्या है? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज में होता क्या है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के जमा होती है। क्या होती है? जमा होती है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाए तो उस किरण पुंज को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। अब इसमें देखिए सारी किरणें आ रही है और यहां पर आकर के जमा हो रही है, हो रही है ना बाबू? तो इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में लाइट जो है एक दूसरे के समानांतर चलती है। दूसरे क्या चलती है? समानांतर चलती है। अगर समानांतर चल रही है किरणें तो आप उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अगर समांतर किरण पुंज को अगर आप देखेंगे चित्र के माध्यम से तो यह है आपका समांतर किरण पुंज। यानी दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच जो दूरी होगा वो क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान। यहां भी यानी सब जगह जो है दूरी क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? अब प्रकाश जो है किसी न किसी वस्तु से तो गुजारेंगे ही, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी पे 3 प्रकार के वस्तुएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होता है पारदर्शी वस्तु, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट। दूसरा है पारभासी, जिसको ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। और तीसरा है अपारदर्शी, जिसको अंग्रेजी में ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपेक। सबसे पहला पारदर्शी वस्तु होता क्या है? तो पारदर्शी वस्तु वे वस्तु है जिनसे होकर के प्रकाश का पूरा हिस्सा इस पार से उस पार चला जाए। यानी प्रकाश का एक भी भाग जो है रुके नहीं, रुके नहीं। यानी अगर प्रकाश का पूरा हिस्सा जो है ई पार से ऊ पार हो रहा है तो उसको बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु। जैसे आप कांच को देखिएगा, कांच को, तो कांच में इस पार से उस पार पूरी प्रकाश की किरणें चली जाती है, तो उसको कहा जाता है पारदर्शी वस्तुएं। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद दूसरा है पारभासी। क्या है? पारभासी। प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा ही पार कर पाता है। पारभासी में प्रकाश का एक छोटा सा ही हिस्सा इस पार से उस पार जा पाता है। पूरी प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार नहीं जाती है। कभी देखे हैं धुंधला उस पार कुछ चीज दिखाई देती है धुंधला जैसा? तो धुंधला किसके कारण होता है? वो पारभासी है। क्या है? पारभासी।
यानी पूरी प्रकाश वहां पे पहुंच नहीं रही है, जिस कारण से वो हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे अखने ठंड के मौसम में कुहासा होता है, क्या होता है? कुहासा होता है। तो कुहासा में सामने से जब गाड़ी आ रही होती है ना, तो पता नहीं चलता है कि पूरा स्पष्ट गाड़ी का स्वरूप दिखता है, नहीं ना दिखता है। तो धुंधला हमें दिखाई देता है, क्या देता है? धुंधला दिखाई देता है। तो धुंधला दिखने के कारण इसको हम लोग कह सकते हैं, जो हमें धुंधला दिखे, जिस वस्तु में से हमें धुंधला दिखाई दे, वह वस्तु पारभासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पारभासी। जैसे आप कांच को आप अगर पत्थर पे घिस दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पारभासी वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पारभासी। या कागज में आप तेल लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा? तेल। तो तेल लगाने से कागज भी जो है पारभासी हो जाता है ना, यानी इस पार से उस पार पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं दिखती है। जैसे आंख की पलकें, आंख की पलकें इससे भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं दिख पाती है। तीसरा है अपारदर्शी वस्तु। तीसरा क्या है? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा भी पार न कर पाए, यानी प्रकाश ई पार से उस पार नहीं जाए, तो क्या होगा? वो पट्टी एकदम अंधेरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर हम गेट लगा दे लकड़ी का, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ चीज आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो वो अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई किसी को समझने में दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूजन सवाल में? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ले सकते हैं, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जितने आपको अपारदर्शी दिखे। नहीं, अगर प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप अपने आंख के पास ले जाकर के देखिए, क्या उस पार का व्यक्ति या उस पार की कोई वस्तु आपको नजर आती है? अगर नजर आ जाएगी तो क्या होगा? पारदर्शी होगा। अगर धुंधला दिखेगा तो पारभासी होगा। अगर नहीं दिखेगा तो अपारदर्शी होगा। यहां तक क्लियर? उसके बाद चलिए, उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन का अर्थ होता है टकराना। क्या अर्थ होता है? टकराना। यानी जब कोई भी किरण किसी सतह पर आपतित होगी, यानी आएगी, तो सतह कैसा होगा? अपारदर्शी होगा। तो अपारदर्शी में सतह पे जब किरणें पड़ती है तो टकरा करके लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। यानी प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, टकरा करके उसी माध्यम में। तो उसको हम लोग कहते हैं, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी ये जो सतह आप दिख रहे हैं, ये अपारदर्शी सतह है। क्या है? अपारदर्शी सतह। अपारदर्शी जो है सतह है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स नहीं कहते हैं। तो ये सतह अपारदर्शी है और एक ही माध्यम है। ऊपर से किरणें देखिए आ रही है, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो उस प्रकार की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन को आप लोग फिगर के द्वारा इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में जब हम लोग फिगर डिनोट करते हैं तो उसमें देखिए क्या क्या मिलता है आपको। ये जो किरण आप आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? और जहां पे किरण आकर के टकरा रही है, जिस बिंदु पे, सतह के जिस बिंदु पे आकर के टकरा रही है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। उसके बाद समझिए, और टकराकर टकराकर वापस जब लौटती है तो उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? उसके बाद आते हैं, अब प्रकाश के जब परावर्तन होता है ना, प्रकाश का परावर्तन की घटना जब घटती है तो कुछ नियमों को फॉलो करती है ना, कुछ नियम को फॉलो करती है।
अगर आप अपने जीवन में अगर नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या आप सही जगह पे पहुंच पाएंगे? जो आप बनना चाह रहे हैं वो आप बन नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला चीज है कि आपके जीवन के लिए सबसे पहला जो चीज है वो है अनुशासन। क्या है? अनुशासन, यानी डिसिप्लिन आपके अंदर होना जरूरी है। आप विद्यार्थी हैं तो आपको सही जगह पे पहुंचने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज होनी चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्पित। अगर आप दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्पित नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाइएगा। पढ़ाई भी जो है बहुत ही दृढ़ संकल्प होकर के पढ़ा जाता है। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? दो नियम। कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होती है। ये देखिए आपका परावर्तक सतह है कि नहीं है? इसमें आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये बीच वाला अभिलंब है। ये बीच वाला क्या है? अभिलंब है। तीनों जो है एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है ना? एक ही बिंदु पर स्थित है। और जिस बिंदु पर स्थित होती है उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है? आपतन बिंदु। क्या नाम दिया गया है? आपतन बिंदु। यहां तक क्लियर है? दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी जितना अगर आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। क्या होगा? परावर्तन कोण। आपतन कोण अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछे कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो आप परावर्तन कोण का मान बताइए कितना होगा? 40 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 40 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? पहला नियम क्या कहा? पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होती है। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब आते हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं चित्र, तो चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? सबसे पहला आपको नजर आ रहा है आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण, तीसरा क्या है? आपतन कोण, चौथा क्या है? परावर्तन कोण, फिर क्या है? आपतन बिंदु और क्या है? अभिलंब। इस चित्र की हम लोग डिटेल व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल व्याख्या करेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? कोई दिक्कत? क्या हुआ? गप हो रहा है दोनों में? कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, सबसे पहला जो किरण है, पॉइंट है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण कहता है, इसका डिफिनेशन, कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पड़ने का मतलब है कि किसी सतह पर आ रही है किरण। क्या हो रही है? आ रही है। तो किसी सतह पर जब किरण आती है ना तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है। दूसरा है परावर्तित किरण। दूसरा क्या है? यानी किरण जब तक आएगा नहीं तो टकराएगा, और टकराएगा नहीं तो लौटेगा नहीं, लौटेगा। तो जब किरणें सतह पे, परावर्तक सतह पे आपतित होती है, आपतन के बाद टकराती है, तो टकरा करके जो किरण लौटती है उस किरण को नाम दिया जाता है परावर्तित किरण। क्या नाम दिया जाता है? परावर्तित किरण। यानी परावर्तित किरण उसको कहते हैं टकराकर लौटने वाली किरण। टकराकर लौटने वाली किरण, टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद आते हैं आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग समझने का प्रयास करिए। आपतन कोण क्या कहलाता है? तो आपतन कोण वह कोण है जो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। बात स्पष्ट है? यानी आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहेंगे? आने वाली किरण को, सतह पर आने वाली किरण को।
और अभिलंब जो लंबवत है, जो खड़ा है, जो लाइन खड़ा है उसको अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जो होता है टकराकर लौटने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। उसके बाद है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ, यह वह बिंदु होता है जहां पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आकर के मिलती है। यानी जिस बिंदु पे ये तीनों जो है आकर के मिलती है तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब होता क्या है? किसी की अगर छाया बन रही है तो छाया किसका बनेगा? किसी वस्तु का। किसका बनेगा? वस्तु का। किसी वस्तु की अगर छाया बन रही है तो उस छाया को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का फिजिक्स में बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा है, तो उस लंबे चौड़े परिभाषा पे हम लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, समझने वाली परिभाषा पे हम लोग आ रहे हैं ना। तो अगर समझ विकसित करना है तो इस परिभाषा से आप समझ सकते हैं। किसी वस्तु की छाया उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। आप दुकान पे जाते होंगे, फोटोकॉपी दुकान पे, तो कहते होंगे कि आप इसका छाया चित्र निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? छाया चित्र। या कहिएगा कि इसका प्रति निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए? या इसको आप कहिएगा फोटोकॉपी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी को हिंदी में कहा जाता है छाया चित्र। कॉपी करना, है ना। तो ये वही है, किसी वस्तु की छाया उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको इमेजिनरी, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इमेजिनरी इमेज कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? स्पष्ट? कोई दिक्कत? किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए।